नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवशंकर शर्मा है और आप देख रहे हैं नॉलेज पोर्टल चैनल। दोस्तों, एक आजकल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा लैटिन अमेरिका के बारे में। तो इसका इतिहास क्या रहा है और ये सब आने अभी इस टाइम क्या हो रहा है, जो डिप्लोमेसी है, कैसे इसका सब कुछ रहा है पिछले टाइम में। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। आपने सुपर पावर अमेरिका की बात सुनी होगी कि अमेरिका ही सुपर पावर है। हाँ, ऐसा है भी, क्योंकि इकोनॉमी के तौर पे देखा जाए और सैन्य क्षमताओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर देखा जाए अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो जो ये दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध में जो क्षेत्र स्थित है, जिन्हें लैटिन अमेरिका, जहाँ पे बहुत सारे देश उस रीजन में आते हैं, वो केवल अमेरिका का वहाँ पे केवल गुप्त एक साम्राज्य नहीं रहा है, बल्कि इसका एक इतिहास रहा है। यहाँ के अगर देशों की हम बात करें तो ज़्यादातर अमेरिका के कंट्रोल में ही पहले से ही ये सारे के सारे देश रहे हैं। और ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहने का रीज़न केवल ऐसा नहीं है कि ये एक पड़ोसी देश हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में भी इन्हें इस्तेमाल करता हुआ आया है अमेरिका। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ ऑयल है, ठीक है, और यहाँ पे मिनरल्स हैं, ठीक है, और एक ट्रेड रूट के बारे में आपने सुना होगा, पनामा कैनाल, वो यहीं पे स्थित है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। और ये सारी चीज़ें अगर दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस की बात करें, जैसे चाइना है, रशिया है, तो इन देशों का इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि अ, आपने देखा होगा अभी वेनेजुएला में बार बार अमेरिका कहता हुआ आ रहा है कि चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ रहा था, इस वजह से उसको वेनेजुएला के ऊपर एक्शन लेना पड़ा। तो ये कब स्टार्ट हुआ? अगर हम सीधा सीधा देखें कि ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों है और इसका इन्फ्लुएंस कब बढ़ा है, तो 1823 में जब अमेरिका ने एक मॉनरे डॉक्ट्रिन एक लॉन्च की, एक अनाउंस की, उसका उस जो डॉक्ट्रिन में मैसेज था वो बहुत सिंपल था और सीधा था कि यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी होंगी वो लैटिन अमेरिका से दूर रहें। ऑफिशियल तौर पे अगर देखा जाए तो ऑफिशियल तौर पर ये प्रोटेक्शन के लिए था कि ये प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो अमेरिका के लिए कंट्रोल का एक फाउंडेशन बन गया था उस टाइम। और 20वीं सदी की शुरू में अमेरिका ने जब अपनी पावर दिखाने के लिए गन बोट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। गन बोट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि बातचीत बहुत कम होती है और उसमें मिलिट्री एक्शंस और प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे अपने नेवी शिप्स भेजना, सोल्जर्स डिप्लॉय कर देना और गवर्नमेंट पर सीधा दबाव बनाना। अगर हमें इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में कुछ देश आपने सुना होगा, क्यूबा है, हैती है, ठीक है, निकरागुआ है और डोमिनिकन रिपब्लिक है। ये सारे देश इसका एग्जाम्पल भी रहे हैं इस स्ट्रेटेजी का, गन बोट डिप्लोमेसी का। जैसे जैसे टाइम बदला वैसे डायरेक्ट मिलिट्री जो इंटरवेंशन था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया अमेरिका के लिए, बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर भी होने लग गया, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तब अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी जो थी वो चेंज कर दी, ठीक है, और बंदूक की जगह वो डॉलर ले आया। तो इसने फिर अपने डॉलर डिप्लोमेसी शब्द सुना होगा, इसे डॉलर डिप्लोमेसी कहा गया, जिससे कि वो क्या करता था कि लोन प्रोवाइड कर दिए दूसरे देशों के, अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है, और उनके जरिए जो है उसने अपना इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उन देशों की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी अमेरिका के ऊपर। तो लैटिन अमेरिका के कई देशों में इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बनाया गया। और इस दौर में आपने फिर से एक शब्द इजाद हुआ, बनाना रिपब्लिक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक, ये बहुत ज़्यादा शब्द पॉपुलर हुआ। इसका मतलब था जिस देश की इकोनॉमी अगर कोई देश या बाहरी ताकत अगर कंट्रोल कर रही है तो सीधी सी बात है उस देश की जो पॉलिटिक्स है या उस देश की जो गवर्नमेंट है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है।
फिर उसके बाद में आपने देखा कि कोल्ड वार आया। कोल्ड वार का टाइम आपको पता ही होगा, 1949 से और 1989 तक जो है वो कोल्ड वार का टफ समय रहा है, जब जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद में कोल्ड वॉर का टाइम रहा है। तो उस समय जो था कोल्ड वॉर के टाइम बहुत डेंजरस टाइम आ गया था अमेरिका के लिए, और ये सबसे बड़ा अमेरिका के लिए डर ये था कि लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज थी वो उनमें जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था। इसी डर के चलते आपने सुना होगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था क्यूबा के अंदर। चिली में इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उसको गिराया गया, और निकरागुआ में देखा आपने कि प्रॉक्सी वॉर जैसे युद्ध लड़े गए। यहाँ अमेरिका ने अपना फिर उसके बाद में एक डिप्लोमेसी से फिर से वो शिफ्ट हुआ, जिसको कोरेसिव डिप्लोमेसी बोलते हैं। यानी कि फिर उसने सैंक्शंस की शुरुआत की, हम सैंक्शन लगा देंगे, धमकियां देना शुरू किया, पब्लिक स्टेटमेंट्स देनी शुरू की। ठीक है, यानी कि जब आपका ना फुल, ये मान के चलो फुल स्केल वॉर नहीं होता, तब कोरेसिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता ही है कि अमेरिका का जो डॉलर हेजिमनी है ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है। उस तेल के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए वो डॉलर का ही इस्तेमाल करता है। तो वो सैंक्शंस की भी बात करता है, धमकी की बात करता है, और रिजीम चेंज का प्रेशर वो गवर्नमेंट्स पे बनाता है, जो कि ज़्यादातर सभी कंट्रीज में देखने को मिलता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या फिर एशिया की बात करें तो एशिया में भी वो ये काम करता है। आपने ताज़ा ताज़ा उदाहरण अगर देखें तो बांग्लादेश का आप देख सकते हैं, जहाँ पे उसने रिजीम चेंज तख्ता पलट किया, और अभी ईरान में भी वह यही करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के मॉडर्न टाइम में अमेरिका ओपनली किसी देश पर कब्जा नहीं करता, लेकिन प्रेशर जो उसका प्रेशर करने का तरीका है वो अभी खत्म नहीं हुआ। इकोनॉमिक सैंक्शंस है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, वो डिप्लोमेसी का आजकल के टाइम में जो हिस्सा बन चुके हैं। और उसका ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ताज़ा एग्जाम्पल उसका वेनेजुएला हो सकता है। वेनेजुएला आप देख सकते हैं कि वहाँ पहले उसने थोड़ी सी बातचीत की, डराया धमकाया, सैंक्शंस का धमकी दी। उसके बाद में उसने उसके आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया, और बाद में वहाँ पे थोड़ा सा अपना सैन्य बल का अधिकार करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति को भी कैप्चर कर लिया। तो अगर हम पूरी पिक्चर अगर देखते हैं तो पूरी पिक्चर में क्या है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि लैटिन अमेरिका अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ एक डिप्लोमेसी पर बेस्ड नहीं थी। ये 3 तरह की डिप्लोमेसी थी, जिसमें कि आपका एक गनबोट डिप्लोमेसी वो ज़्यादातर यूज़ करता हुआ आया। ठीक है, डॉलर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल उसने किया, और कोरेसिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। तो ये मिक्स डिप्लोमेसी का इस्तेमाल उसने वहाँ पे किया है। इस अप्रोच का रिजल्ट क्या हुआ? इस अप्रोच का रिजल्ट हुआ कि अमेरिकन जो लैटिन अमेरिकन देश थे उनमें अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लगा, और इस गुस्से को देखते हुए या इस नाराजगी को देखते हुए वहाँ पे फिर चाइना ने और रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका और ज़्यादा खफा हुआ। और अंत में बस सवाल यही है, क्या पावर, प्रेशर और ये दबाव की जो राजनीति है या डिप्लोमेसी है, क्या ये लंबे समय तक टिक सकती है, या लंबे समय तक ये सस्टेनेबल होती है, या फिर ये एक युद्ध को हमेशा जन्म देती है? क्योंकि इस तरह की मिक्स डिप्लोमेसी या फिर ज़्यादातर गनबोट डिप्लोमेसी का जो इस्तेमाल हुआ था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही देखने को मिला। तो लैटिन और अमेरिका की जो कहानी है ना, लैटिन अमेरिका की और अमेरिका की कहानी, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स का ये जिंदा एग्जाम्पल है, जहां डिप्लोमेसी सिर्फ शब्दों में नहीं होती है बल्कि पावर से लिखी जाती है। तो इस तरह की डिप्लोमेसी का इस्तेमाल काफ़ी टाइम से अमेरिका करता हुआ आ रहा है, और देखते हैं आने वाले टाइम में ये जो ग्रीनलैंड को लेकर के बात चल रही है, क्योंकि अब तो गन बोट डिप्लोमेसी ही ज़्यादातर दिखाई दे रही है। तो क्या ग्रीनलैंड को कब्जा पाएगा अमेरिका या नहीं कब्जा पाएगा? और आगे चल करके सारे देशों का रुख, या पूरी धरती पे जितने भी देश हैं वो अमेरिका का के खिलाफ उनका रुख क्या होगा? खिलाफ होगा या कुछ लोग अमेरिका की सपोर्ट में आएंगे? क्योंकि एकदम से तो खिलाफ नहीं हो सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना जो राय है अपनी कमेंट्स में दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।